हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हम 1611 के आगे के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर की दक्षिण नीति 1611 के ऑनवर्ड्स क्या रही, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब्दुल्ला खान दक्षिण में मलिक कफूर से हार गया था और उसके बाद में वह गुजरात लौट करके आ गया था। जब जहांगीर को इसकी सूचना मिली तो उसने स्वयं ने ही दक्षिण जाने का अब विचार किया, क्योंकि उसके समझ में आ गया था कि दक्षिण भारत में मुग़ल सेनापतियों पर की क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। परंतु इस बार जब जहांगीर के दरबार में इस पे वाद विवाद हुआ तो अब्दुल हसन नाम के एक दरबारी ने कहा कि दक्षिण की समस्या के लिए खान खाना ही सबसे अधिक विश्वस्त आदमी है और उसी ने ही सबसे ज़्यादा दक्षिण में समय बिताया है, इसलिए उसको वहाँ की कठिनाइयों के बारे में सर्वाधिक ज्ञान है। अतएव ख्वाजा अब्दुल हसन की बात को रखते हुए जहांगीर ने पुनः खाना को इस कार्य के लिए चुन लिया। अब उसका मनसब भी बढ़ा दिया गया था, 6000 जात कर दिया गया और उसके पुत्र शाहनवाज खान, दोराब खान और रहमान दाद तीनों को ही उच्च मनसब दे करके अब्दुल रहीम खान खाना के साथ में रवाना किया गया। अली वर्दी खान उज़्बेक, अबुल हसन तथा अपने पुत्रों के साथ खान खाना ने मलिक अंबर को रोहनगढ़ के दुर्ग की लड़ाई में बुरी तरह परास्त किया। मलिक अंबर भाग करके अपने जो कि दक्षिण में इस समय खिड़की जो एक मुख्य प्रदेश था जो इस समय मलिक अंबर के अधीन था, उसको भी मुग़लों ने उजाड़ दिया, जिससे डर करके अपनी जान बचा करके मलिक अंबर वहाँ से भाग निकले। परंतु इन सब युद्धों से किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा मुग़लों को नहीं मिल पाया। न तो ही मलिक अंबर को वे पूर्ण रूप से हरा सके और न ही कोई भूमि को वे अपने कब्जे में ले सके। इस समय तक नूरजहाँ जो दक्षिण भारत में जो सामरिक कार्यवाहियाँ जहांगीर के दरबार के माध्यम से की गई थी उसको देख रही थी। खाने जहान लोदी की असफलता, अब्दुल्ला खान की असफलता और खाने खाना सबकी असफलता ने नूरजहाँ के लिए यह स्पष्ट कर दिया था कि अब यह हाथ किसी शाही ख़ानदान के ही व्यक्ति को लेना पड़ेगा, जिससे डर करके मलिक अंबर अपना सरेंडर करे या फिर वह भूमि को छोड़ करके भाग जाए। अतएव 1616 में यह निश्चित किया गया कि शहज़ादा परवेज़ तथा खाने खाना जो अभी तक दक्षिण में थे उन दोनों को ही वापस बुला लिया जाए और उसकी जगह खुर्रम को, जो कि आगे चलकर शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, खुर्रम को इस कार्य के लिए दक्षिण में भेजा जाए। 1611 में 1616 में खुर्रम को दक्षिण भेजा गया और वहीं अजमेर में जहांगीर ने डेरा डाला। अजमेर से फिर वह मांडू की ओर बढ़ा और मांडू से उसने दक्षिण में होने वाली सामरिक कार्रवाइयों को देखने का निश्चय किया। खुर्रम 6 मार्च 1617 को बुरहानपुर अपनी सेनाओं के साथ में पहुंचा। वहां से उसने अफजल खान तथा राजा विक्रमजीत को बीजापुर और गोलकोंडा के शासकों तथा मलिक अंबर के पास में शांति संधि के लिए भेजा। खुर्रम ने मलिक अंबर को चेतावनी भी दी कि यदि वह उन प्रदेशों को खाली नहीं करता है जो उसने मुग़लों के हाथ से छीन लिए थे और मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट में एक बड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उसको यह भी सुनिश्चित किया गया कि वह दिल्ली सम्राट को वार्षिक उपहार भी भेंट करें। इस प्रकार की चेतावनी से बीजापुर और गोलकोंडा के शासक घबरा गए और उन्होंने तुरंत मलिक अंबर से अपना मुंह मोड़ करके और मुग़लों की अधीनता को स्वीकार कर लिया
और तटस्थता की नीति को अपनाने का वादा किया। खुर्रम का बुरहानपुर में विशाल सेनाओं के साथ में ठहरना और सम्राट का मांडू में पड़ाव डालना और जिस प्रकार से सैनिक तैयारियां इस समय मुगलों के द्वारा की गई थी उसके बारे में सुन करके बीजापुर और गोलकुंडा के शासक घबरा गए थे और उन्होंने खुर्रम के प्रस्ताव को तुरंत ही स्वीकार कर लिया था। आदिल शाह तो स्वयं खुर्रम के पास में आया और उपहार देकर अपनी निष्ठा प्रकट भी की थी। जब मलिक अंबर ने बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों का इस प्रकार का रुख देखा तो उसको समझ में आ गया कि वह अकेला शाही सेना से नहीं लड़ सकता है, क्योंकि अभी तक वह जो भी संघर्ष कर रहा था वह इनके साथ में मिल कर के कर रहा था। इसलिए उसने अकेले पड़ने के डर से अब उसके सामने अब एक ही मार्ग रह गया था कि वह मुगलों के प्रति अपनी संघर्ष की नीति को बदल दे और दक्षिण के अन्य शासकों की भांति ही वह भी उनकी अधीनता को स्वीकार कर ले। और उसने अहमदनगर के दुर्ग के आसपास के प्रदेश और बालाघाट का प्रदेश जो उसने हाल ही में मुगलों से छीना था वापस कर दिए। मुगल सम्राट के साथ में इस प्रकार उसने एक संधि कर ली। इस संधि के लिए उसको भारी मूल्य तो चुकाना पड़ा, क्योंकि उसके सामने और कोई मार्ग नहीं था। मलिक अंबर और दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा के साथ में संधि हो जाने के पश्चात खुर्रम ने दक्षिण के उन प्रांतों को जो मुगलों के अधीन थे उनकी शासन व्यवस्था का भी प्रबंध किया। उसने खानखाना को बरार और खानदेश और अहमदनगर का गवर्नर नियुक्त किया। खानखाना के पुत्र शाहनवाज खान को बालाघाट दिया। अहमदनगर के आसपास के प्रदेशों को उसे दिया तथा खंजर खान को अहमदनगर का दुर्ग सौंप दिया। दक्षिण में जो ये नियुक्त किए गए अफसर थे उनकी सहायता के लिए उसने एक बड़ी सेना भी वहाँ पर रखी। इस प्रकार प्रशासनिक और सैनिक प्रबंधन करने के पश्चात में खुर्रम बुरहानपुर से चलकर 12 अक्टूबर 1617 को मांडू पहुंच गया। इस प्रकार यह खुर्रम की एक बहुत बड़ी जीत थी कि उसने न तो कोई युद्ध किया, न ही किसी प्रकार का उसको संघर्ष करना पड़ा और पिछले 12 साल से जो खानखाना और खाने जहान लोधी जो नहीं कर पाए थे वह कार्य खुर्रम ने करके दे दिया था। इस प्रकार से खुर्रम ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था, परंतु यह समझौता फिर वापस स्थायी सिद्ध नहीं हो सका, क्योंकि जैसे ही खुर्रम ने दक्षिण से मुंह मोड़ा वैसे ही मलिक अंबर ने पुनः साधन जुटा करके मुगलों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही कर दी थी। 1620 में जब जहांगीर कश्मीर में था और खुर्रम कांगड़ा के दुर्ग का डेरा डाला हुआ था और दक्षिण में जब मुगल सरदार आपस में लड़ रहे थे, उस समय मलिक अंबर ने आदिल शाह के साथ में संधि करी और उससे सहायता प्राप्त करके मुगलों के विरुद्ध पुनः सैनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। उसने वापस से अहमदनगर और बरार के प्रदेशों से मुगलों को खदेड़ दिया। अहमदनगर के दुर्ग का डेरा डाला और उसको विजित कर लिया। उसने उसके जो मराठा सैनिकों ने मुगल अफसरों को जो बालाघाट पर अपना डेरा डाले हुए थे उनको भी वहाँ से भगा दिया और वे बुरहानपुर की ओर बढ़ने लगे। और इतनी हिम्मत मलिक अंबर और उनके साथियों में आ गई थी कि उन्होंने बुरहानपुर का घेरा डाला और नर्मदा को पार करके मांडू तक के प्रदेशों को लूटा और रौंद डाला। मलिक अंबर ने खाना को इस बात पर अब विवश किया कि मुगल सम्राट जहांगीर की सहायता के बिना दक्षिण में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए उसने तुरंत जहांगीर को यह सूचना भेजी कि उसकी सहायता के लिए एक बड़ी सेना दक्षिण में भेजी जाए, अन्यथा उसके सामने आत्महत्या के सिवा कोई भी चारा नहीं रह जाता है। खाना का जब यह पत्र जहांगीर को मिला तो उसने खुर्रम को पुनः दक्षिण की ओर भेजने का विचार किया, साथ ही 20 लाख रुपए भी खाना को भेजे।
खुर्रम अपनी विशाल सेना के साथ में दक्षिण की ओर बढ़ा, परंतु जैसे ही दक्षिण में यह पता चला कि खुर्रम अपनी सेना के साथ में आ रहा है, तो उन्होंने पुनः अपनी कार्यवाहियों को धीमा कर दिया। जब खुर्रम मांडू पहुंचा तो खान खाना ने उसे आगे बढ़ने से मना किया और ये कहा कि दक्षिण के सैनिक दक्षिण में बुरहानपुर के आसपास के क्षेत्रों में मलिक अंबर के सैनिक सभी जगह फैले हुए हैं और वे बुरी तरह से उन लोगों को, मुगलों को पछाड़ रहे हैं। परंतु खुर्रम ने उनका यह सुझाव, खान खाना का यह सुझाव नहीं माना और 1621 में वह मांडू से बुरहानपुर के लिए प्रस्थान किया। उसने अप्रैल में नर्मदा नदी को पार किया और बुरहानपुर पहुंचा। यहाँ से खुर्रम ने मलिक अंबर के विरुद्ध सेनाओं को रवाना किया और स्वयं भी आगे बढ़ने लगा। मुगलों के बढ़ते ही मलिक अंबर खिड़की, जो उसने अपनी राजधानी बना रखी थी, उसको छोड़ करके वह दौलताबाद की ओर चला गया। मुगलों ने उसका यहाँ पे भी पीछा किया और मई 1621 तक बहुत जो महत्वपूर्ण चौकियाँ थीं, उन सब पर मुगलों ने अपना पुनः अधिकार कर लिया था। इससे फिर बाध्य होकर के मलिक अंबर को संधि की बातचीत करनी पड़ी थी और उसने राजा से संधि की वार्ता भी करी। उसके दूत इस समय राजा विक्रमजीत, जो कि मुग़ल सेना को लीड कर रहे थे, मलिक अंबर के दूत राजा विक्रमजीत से मिले भी और संधि की बातचीत प्रारंभ हुई। राजा विक्रमजीत ने जो प्रस्ताव रखे कि जो भी प्रदेश उसने पिछले 2 वर्षों से मुगलों से छीने हैं, वह सब उन्हें समर्पित कर देगा। उसने यह भी वादा किया कि अहमदनगर के आसपास 14 कोस तक के प्रदेश पर वह अपना दावा नहीं करेगा। बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकोंडा के शासकों की ओर से 50 लाख रुपये युद्ध के हर्जाने के तौर पर वह देगा और ये तीनों ही बातों को राजा विक्रमजीत ने तब तक मानने से इनकार किया जब तक कि मलिक अंबर अपनी सेना को अहमदनगर के दुर्ग से और उसके आसपास के क्षेत्रों से नहीं हटा लेता है और अहमदनगर के दुर्ग तक रसद नहीं पहुंचाता है। मलिक अंबर ने यह भी बात मान ली और इसी के साथ ही खुर्रम ने उसके साथ में संधि कर ली। अगले 2 वर्षों तक मुगलों और मलिक अंबर के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे थे। इसी बीच में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र फतेह खां अहमदनगर राज्य का पेशवा बना, परंतु उसमें उतने सैनिक गुण नहीं थे कि वह किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष कर पाता। उसके बाद उसके पुत्र हामिद खान ने राज्य के कार्य को संभाला। उसने पुनः मुगलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, परंतु खाने जान लोदी सेना लेकर के खिड़की तक आगे बढ़ा परंतु खाने जान लोदी को उसने सोना दे करके हामिद खान ने अपने पक्ष में कर लिया। खाने जान लोदी ने भी बरार और बालाघाट के जो प्रदेश थे वे निज़ाम शाहियों को सौंप दिया और अहमदनगर के दुर्ग रक्षक सिपहदार खान को आदेश दिया कि वह निज़ाम शाह को यह दुर्ग समर्पित कर दे। सिपहदार खान ने यह शाही आज्ञा जब तक उसको प्राप्त नहीं होती, उसने यह मानने से इनकार कर दिया और दुर्ग की रक्षा की तैयारी करी परंतु निज़ाम शाही ने दुर्ग का घेरा डाले रखा। इस बीच में जब जहांगीर की मृत्यु हो गई और दुर्ग को नहीं जीत पाए निज़ाम शाह की सेना, तो वे पीछे हट गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहांगीर के काल में अहमदनगर पर मुग़लों का प्रभाव कभी हो गया और कभी नहीं हुआ। कभी उन्होंने संधि कर ली और कभी संधि से हटना पड़ा। मलिक अंबर जैसे ही सेना पीछे हट जाती थी, वह मुग़लों के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करता था। इस प्रकार से मुग़लों की नीति
मलिक अंबर अहमदनगर बीजापुर गोलकोंडा के प्रति डुलमुल की ही नीति रह पाई थी। संघर्ष के इस काल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि मुगलों को दक्षिण में कोई भी विशेष सफलता नहीं मिल पाई थी। इसी बीच में हम देखते हैं कि जहांगीर जो कि इस मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसकी मृत्यु के पश्चात जो विद्रोह हुआ और उत्तराधिकारी का संघर्ष